नमस्कार दोस्तों। आज हम अध्ययन करेंगे मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जिसने मौर्य वंश की नींव रखी और भारत की सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटिव जानकारी पढ़ने से पहले हम मौर्य वंश के जो प्रमुख राजनीतिक जो केंद्र है या जो मौर्य साम्राज्य की जो प्रमुख राजधानियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो इस नक्शे के माध्यम से हम देखते हैं कि जो मौर्य वंश की जो शासकों के समय जो राजधानियां रही, जिसमें हम पाटलिपुत्र, तोसाली, स्वर्णगिरी, उज्जैन, तक्षशिला, तो ये जो संपूर्ण इस मैप में जो ये अलग ही प्रकार से जो उभरा हुआ जो चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये सारा चित्र मौर्य वंश के अधिकार क्षेत्र में रहा। तो भारत ही नहीं, इधर जो तक्षशिला है, जो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ये जो संपूर्ण क्षेत्र है ये मौर्यों के अधिकार क्षेत्र में रहा। इसके अलावा जो काबुल, हेरात, ये जो सभी क्षेत्र है वो भी मौर्यों के अधीन रहे। तो आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या क्या योग्यता थी, किस प्रकार से वह मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक बना और किस प्रकार से उसने अपना साम्राज्य विस्तार किया। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन इनका रहा। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की, इसलिए इनको मौर्य वंश का आदि पुरुष, प्रथम पुरुष व वंश संस्थापक के नाम से जाना जाता है। इनके गुरु का नाम चाणक्य हैं, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। भारत का प्रथम व्यापक साम्राज्य कौन सा है? मौर्य साम्राज्य। भारत का प्रथम शासक जिसने नर्मदा नदी के दक्षिण में भी अपना विजय अभियान चलाया, कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि भारत का प्रथम जो शासक है जिसने नर्मदा नदी के दक्षिण में भी अपना विजय अभियान चलाया, तो वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी लेखों में मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक हैं उनके भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं या अलग अलग नाम मिलते हैं। तो वो नाम कौन कौन से हैं और किन के अनुसार है? स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन के अनुसार जो चंद्रगुप्त है उसका नाम सेंड्रोकोटस के नाम से मिलता है। ये लोग इन्हें सेंड्रोकोटस के नाम की संज्ञा देते हैं। इसके अलावा फिलाकर्स ने इसे सेंड्रोकोप्टस के नाम की संज्ञा दी है। फिलाकर्स ने सेंड्रोकोप्टस और इन्होंने स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन ने सेंड्रोकोटस। प्लूटार्क ने इन्हें एंड्रोकोटस के नाम की संज्ञा दी है और इनके बारे में विलियम जोन्स ने बताया है कि ये जो सभी नाम हैं, कौन कौन से नाम? सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोप्टस और एंड्रोकोटस, ये सभी नाम चंद्रगुप्त मौर्य के ही है। इसके अलावा जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो जानकारी हमें रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसके अनुसार मिलती है, जिसमें हमें चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का साक्ष्य मिलता है। इनकी जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी है वो कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य की जो उपलब्धियां है कि उन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की? यूनानियों से पंजाब व सिंध को मुक्त कराया। पंजाब और सिंध को इन्होंने मुक्त करवाया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के जो शासक है गणानंद, जो जिसके बारे में बताया गया है कि ये बहुत ही क्रूर अत्याचारी शासक था, जनता इससे दुखी हो गई थी क्योंकि ये जनता के ऊपर खूब अत्याचार करता था। इसलिए जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से इसको गणानंद को पराजित किया और मगध की सत्ता हासिल की। कब हासिल की? 323 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ और मगध की सत्ता हासिल की। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य को राजकीलम खेल से प्रभावित किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से खेल से अपने गुरु को प्रभावित किया था? तो उस खेल का नाम है राजकीलम। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक
सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया है। और कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। पराजित होने के बाद में जो सेल्यूकस निकेटर है उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और इस विवाह को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह के नाम से जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कौन सा है, तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री है हेलेना, उनका जो विवाह है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह के नाम से जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और जो यूनानी शासक सेल्यूकस के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें इन दोनों के मध्य संधि हुई और उस संधि की महत्वपूर्ण शर्तें थी, जिसमें क्या क्या शर्तें रखी गई। जो सेल्यूकस निकेटर है उसने चंद्रगुप्त को अराकोशिया जो ये कंधार में है, पेरोपनिसडाई जो काबुल में है, एरिया जो हेरात में है और जेड्रोसिया बलूचिस्तान के जो क्षेत्र है वो चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए। और इसके बदले में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उसने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए। तो ये जो क्षेत्र है अराकोशिया, पेरोपनिसडाई, एरिया, जेड्रोसिया, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। अराकोशिया, पेरोपनिसडाई, एरिया, जेड्रोसिया, ये क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। इसके अलावा सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नामक अपना राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसने इंडिका नामक जो पुस्तक है या जो ग्रंथ है उसकी रचना की और उसमें उन्होंने पाटलिपुत्र जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी है वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था का, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था का पूर्ण अध्ययन करके इस पुस्तक में लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य की जाति को लेकर भी कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है कि जो मुद्रा राक्षस जो नाटक है विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया, इसमें उन्होंने बताया कि ये वृषल या जो निम्न जाति है इसके बताए गए हैं। रोमिला थापर ने इन्हें वैश्य जाति का बताया है। ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार इन्हें शूद्र जाति का बताया गया है। तो मुद्रा राक्षस नाटक और ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसके द्वारा इन्हें निम्न जाति या शूद्र जाति का बताया गया है। जैन और बौद्ध ग्रंथ है इनके द्वारा इन्हें क्षत्रिय या अभिजात वर्ग का बताया गया है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को कुलीन व उच्च कोटि का बताया गया है। तो ये विद्वानों में मतभेद है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जाति को लेकर अक्सर ये प्रश्न बनते हैं, तो इनको अच्छी तरीके से याद करना है आपको। स्पूनर ने इन्हें पारसिक बताया है। जो स्पूनर जो लेखक है उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को पारसिक बताया है। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य तथा कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो विशाल साम्राज्य है जिसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं, जिसमें काबुल है, हेरात है, कंधार है, बलूचिस्तान है, पंजाब है, गंगा यमुना का मैदान है, बिहार है, बंगाल है, गुजरात है, विंध्य है, कश्मीर है, ये सभी क्षेत्र इसमें सम्मिलित थे। तमिल ग्रंथ अहनानुरु और मुरनानुरु के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। तो दक्षिण भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के आक्रमण के बारे में तमिल ग्रंथ अहनानुरु और मुरनानुरु के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है, जिसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। रुद्रदामन के जूनागढ़ लेख के अनुसार हमें जानकारी मिलती है कि जो सौराष्ट्र क्षेत्र है, जो गुजरात का जो क्षेत्र है, चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त वैश्य को राज्यपाल नियुक्त किया, यहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया सौराष्ट्र क्षेत्र का, जिसने कृषकों की सुविधा के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त जो इसका राज्यपाल है जिसको सौराष्ट्र क्षेत्र में नियुक्त किया और उसने कृषकों की सुविधा के लिए
या कृषकों की जो खेती से संबंधित जो दिक्कत थी उसकी सुविधा के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। जीवन के अंतिम दिनों में वह जैन धर्म को अपना लेता है तथा भद्रभाव की शिष्यता ग्रहण कर लेता है। तो ये भद्रभाव है, जैन, भद्रभाव जैन था, तो इनकी शिष्यता ग्रहण कर लेता है और जैन धर्म को ग्रहण कर लेता है, अपना लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम दिनों में यानी 12 वर्षों में मगध में भीषण अकाल पड़ा था और इस बात का उन्हें बहुत ही बुरा सदमा भी लगा था। स्वर्ण बेलगोला, इस स्थान को याद करना। स्वर्ण बेलगोला जो मैसूर में है, तपस्या करने जाते हैं तथा यहाँ पर जो चंद्रगिरी पर्वत है, यहाँ पर जो चंद्रगुप्त वस्ती नामक मंदिर में 298 ईसा पूर्व में संलेखना पद्धति से इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वर्ण बेलगोला जो मैसूर में है, कर्नाटक में है, यहाँ पर तपस्या करते हैं और वहाँ पर संलेखना जो पद्धति है उसके द्वारा अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये जानकारी प्राप्त की। आगे भी हम मौर्य शासकों के बारे में जानकारी लेकर के आएंगे। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आप हमारे जो वीडियो है उनको ऐसे ही देखते रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने में योगदान देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।